हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अजीत मिश्रा है और मैं बता दूं, जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरा पिछले 2 वीडियो देखा है, उनको पता है। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको बता दूं, मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूं जो मुंबई महाराष्ट्र में डील करता हूं सिंस 2014। हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू बी अ गुड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। ये पार्ट 3 है। मैं आपको अगर इस चीज़ को अच्छे से समझना है तो मेरे पुराने दोनों वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अब हम आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 2 में हमने कहाँ पहुँचा था कि हमारी प्रॉपर्टी फाइनल हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, हमने टोकन इनिशिएट कर दिया है और बायर और ओनर के बीच में MOU साइन हो चुका है। अब एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपका काम क्या होता है कि सारे जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने बताया था उनको चेक करें, उसके हिसाब से सब ओके होता है तो एक प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स आप बायर को दीजिए। अगर लोन आपके थ्रू हो रहा है तो लोन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बैंकर को दीजिए। बायर को बोलिए अगर उनका सैंक्शन नहीं हुआ है तो अपने सैंक्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बैंकर को दे, सारे डॉक्यूमेंट दे, सो दैट उनका लोन सैंक्शन हो सके। और मीनवाइल अब आप इन्वेस्टर को बोलिए, अगर उनका लोन है तो उनको बोलिए कि वो अपने बैंक से, क्योंकि अब लोन का सेटलमेंट बैंक टू बैंक होने वाला है। 90% केसेस में सेलर का लोन A बैंक से होता है, बायर का लोन B बैंक से होता है। उस केस में क्या करना होता है, मैं मुंबई महाराष्ट्र का प्रोसेस बता रहा हूँ। इसके बाहर मैंने डील नहीं किया तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये वीडियो मेरी मुंबई महाराष्ट्र के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कि ओनर को आपको बोलना होता है कि सर आप अपने बैंक से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स LOD, बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिटेड है अगेंस्ट लोन, वो आपको बताते हैं, एक लेटर पे लिख के देते हैं। तो बहुत सारे सेलर आपको बोलेंगे हाँ जब मैंने लोन लिया था तब का मेरे पास है, तो नहीं, वो लेटेस्ट मंथ का लगता है। जिस भी मंथ में आपका ट्रांजेक्शन चल रहा है उस मंथ का, उससे पिछले मंथ का ये लगता है। लेटर हेड पे होना चाहिए, बैंक का स्टैंप होना चाहिए। और आप उनसे बोलिए कि सर आप अपने बैंक से लोन आउटस्टैंडिंग लेटर या लोन फॉर क्लोजर लेटर ले लीजिए, जिसमें बैंक आपको एक अमाउंट मेंशन करती है कि इस प्रॉपर्टी के दिस इज़ द लोन अकाउंट नंबर और एज ऑन डेट इतना अमाउंट पेंडिंग है। वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद आप एक एग्रीमेंट फॉर सेल होता है जिसमें डाउन पेमेंट जो भी बायर आपका लेने वाला है एज़ पर हिज एलिजिबिलिटी, एज़ पर हिज रिक्वायरमेंट, आप उनका डाउन पेमेंट ओनर को पे कराइए। अब अगेन यहाँ पे आपको दोनों क्लाइंट्स के बीच में सेटलमेंट करना होता है। कई कस्टमर चेक पे एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, कई कस्टमर AD पे करते हैं, कई कस्टमर बोलते हैं नहीं मुझे मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा तो तभी करूँगा। तो वो आपको हैंडल करना है कि आप कैसे हैंडल करते हैं। जो लोग बोलते हैं अकाउंट में क्रेडिट होने के बाद करूँगा, तो ऐसे केसेस में अगर आप कस्टमर को अच्छे से जानते हैं, आपको ट्रस्ट है, तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले ट्रांसफ़र करा दीजिए। या फिर दोनों पार्टी जब लोकेशन पे पहुंच जाती है तो सेम टाइम मोबाइल बैंकिंग से आजकल ईजी हो जाता है, तो काम हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन से पहले आपको एक काम और करना होता है कि आपको एग्रीमेंट फॉर सेल जो ड्राफ्टिंग है वो शेयर करना होता है। हर एरिया का ड्राफ्टिंग पैटर्न अलग होता है, तो आप जिस एरिया में डील करेंगे वहाँ का लॉयर के थ्रू आपको ड्राफ्टिंग मिल जाएगा। और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसी दिन लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आप सब कुछ रेडी कर लीजिए। सेलर से, बायर से, सोसाइटी से NOC लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा बाई लॉस के हिसाब से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए चेकलिस्ट बना करके। सो दैट क्या होगा ना कि आपको वापस उसी ट्रांजेक्शन के लिए दोबारा अलग से किसी के पास जाना नहीं होगा, किसी को भेजना नहीं होगा, आपका टाइम बचेगा। सब कुछ आपने उस दिन कर लिया एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर द प्रोसेस, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद अब सेलर का, बायर का दोनों अलग अलग बैंक से लोन है, तो बैंक टू बैंक लोन सेटल होगा। पहले 10 टू जो भी टाइम लगता होगा 10 to 15 डेज़ में सेलर का लोन क्लोज़ होगा। सेलर का लोन क्लोज़ होने के बाद फिर जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और लोन क्लोजर लेटर बायर के बैंक में जाएगा तो बैलेंस अमाउंट सेलर को मिलेगा। हमारे जिस जिस लोकेशन में मैं डील करता हूँ यहाँ पे एक फाइनल एग्रीमेंट भी होती है, इसको सेल डीड बोलते हैं, जहाँ पे लोन अमाउंट आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो डिसबर्समेंट होता है जो ओनर को मिलता है वो अमाउंट का डिटेल्स होता है। और जहाँ पे सेलर कंफर्म करता है कि आई हैव रिसीव्ड टोटल अमाउंट, उसके पहले सेलर अपने सारे ड्यूज़ क्लियर कर देता है। सोसाइटी ड्यूज़, लोकल कॉर्पोरेशन ड्यूज़, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज़ और कुछ जो भी अगर रहता है तो वो सब कुछ क्लियर हो जाता है। उस दिन सेलर को सारा पैसा मिल जाता है, बायर को प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाता है। और आप कोशिश करें कि एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप भी अपनी फ़ीस उसी दिन क्लियर कर लें। मैं एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट प्रेफर करता हूँ कि मैं हाफ़ अपना फ़ीस लेता हूँ फर्स्ट एग्रीमेंट के दिन और बैलेंस लेता हूँ सेकेंड एग्रीमेंट के दिन। और किसी किसी केस में, और मैं एडवाइस करूँगा कि हर केस में आप एग्रीमेंट फॉर सेल में मेंशन करें कि ये मेरी फ़ीस है, ये मैं लूँगा। या फिर अगर आपको लगता है आपका क्लाइंट वैसा नहीं है तो उनके साथ आप एक अपना MOU साइन करिए
या उसी एमओयू में मेंशन कर दीजिए कि मेरा ये ब्रोकरेज फीस है, सेलर मेरा, बायर मेरा, जो भी जिस तरीके से है। अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें मेंशन नहीं करना हो तो एक अपना प्रोसेस बना करके आप उनको कस्टमर को मेल कर दीजिए कि ये हमारे ट्रांजेक्शन का प्रोसेस होगा, स्टैम्प ड्यूटी इतना, रजिस्ट्रेशन इतना, लीगल फ़ीस इतना, एनओसी फ़ीस इतना, ये टोटल आउटकम इतने खर्चे होने वाले हैं, मेरा ब्रोकरेज फ़ीस इतना, मेरा काम क्या रहेगा और मैं अपनी फ़ीस कब लूँगा। तो क्या होता है ना कि बाद में कन्फ्यूज़न नहीं होता। बहुत सारे ट्रांजेक्शन इनिशियली जब मैं नया था तो मैंने क्या, मेरे साथ भी होता था, हमने फ़ोन पे बात कर लिया कि ये ब्रोकरेज हमारा फ़ीस फिक्स हो गया, कंसल्टेंसी फ़ी फिक्स हो गया, फाइनल एग्रीमेंट होते होते वहाँ पे स्टार्ट होता फिर नेगोशिएशन। अब जब बायर को पोजीशन मिल जाता है, ओनर को पैसा मिल जाता है, तो फिर आपका एक वीक पॉइंट हो जाता है, तो फिर आपके पास कुछ बचता नहीं, तो जनरली आप फिर सेटल कर लेते हो। लेकिन इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रोफेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की तरह अगर हम उस चीज़ को मेंशन कर दें, हमारे रजिस्ट्रेशन में, ईमेल में, एमओयू में एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। मैं भी क्या करता हूँ एज पर माई क्लाइंट, सबसे पहले तो मैं मैसेज पे कर लेता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर मैं मेल पे भी लेता हूँ, मैं एमओयू में भी लेता हूँ और एग्रीमेंट में भी लेता हूँ। तो मैं चारों तरफ से उसको बिल्कुल सिक्योर कर देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं फाइनल एग्रीमेंट करता हूँ, फाइनल एग्रीमेंट अगर किसी वजह से नहीं होता है, जब मैं पोजीशन हैंडओवर करता हूँ बायर को, तो उनसे उस दिन पूरा फीस ले लेता हूँ। जिस दिन मैं ओनर को पूरा पैसा दिलाता हूँ उस दिन उनसे पूरा फीस ले लेता हूँ। इससे क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं आपको आपकी चीज़ मिल गई, बायर को उसकी प्रॉपर्टी मिल गई, सेलर को उसका पैसा मिल गया, सारी पार्टीज़ खुश, सबका टारगेट अचीव। यहाँ पे क्या होता है कि आपको काम करने का मोटिवेशन मिलता है। किसी किसी केस में आपको ऐसे, सेलर तो नहीं क्योंकि सेलर को पैसा मिलता है तो वो तो नहीं, बट बायर की तरफ से आपको कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस मिल जाएंगे कि सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो वो आपको ह्यूमन ग्राउंड पे थोड़ा सा देखना होता है कैसे आप हैंडल करेंगे। हर आदमी का हैंडल करने का तरीका अलग है। आई एम श्योर आप इस फील्ड में है तो आपके पास भी अपना एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, आप उसके हिसाब से हैंडल कर लेंगे। तो दोस्तों ये था पार्ट 3, जहाँ पे हमने बात किया कि पार्ट 1 में हमने बात किया कस्टमर स्टार्टिंग कम्युनिकेशन, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी निकालना, फिर उसका विज़िट कराना उसके हिसाब से, और 2-4 उससे मैचिंग वाले भी ऑप्शन दिखाना। सेकंड में हमने बात किया था कि अगर कोई प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आप कस्टमर को बोलिए कि सर प्रॉपर्टी को रीविजिट करें, कंडीशन को देख लें, एज इट इज़ कंडीशन में डील होगा, सेलर से जो डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लीजिए, बायर का लोन चेक कर लीजिए, फंडिंग अरेंजमेंट चेक कर लीजिए। थर्ड में हमने बात किया कि एमओयू साइनिंग, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन, लोन सैंक्शनिंग, सोसाइटी एनओसी, रजिस्ट्रेशन, लोन डिसबर्समेंट एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन एंड पोजीशन हैंडओवर, कंसल्टेंसी की फ़ी आपको मिल जाती है। तो यहाँ से आपका एक एग्रीमेंट फॉर सेल ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स होती हैं जो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ जो आपको एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनाने में हेल्प करेगा। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे, जो मेरा अगला पार्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ। अगला वीडियो में लाने वाला हूँ एक क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लाइंट मतलब बायर, परचेसर, टू बी न्यू ओनर, कि जब आप एक परचेसर होते हैं, न्यू ओनर होते हैं, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए प्रॉपर्टी परचेज करते समय, इन्वेस्टमेंट करते समय। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माई वीडियो टिल हियर। आई एम श्योर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए किसी काम का है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। इससे क्या होगा कि जब भी मेरे वीडियोस अपलोड होंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा, आप इस वीडियो को देखेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एन्जॉय करिए, ख्याल रखिए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में जो अब मैं एक बायर के लिए बनाने वाला हूँ। बाय।